दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि कुर्सी तो एक दिन जानी ही है, उसका मोह क्यों करना? तो हमने कहा भी कुर्सी से एक दिन कुर्सी को जाना ही है, तो कुर्सी के मोह में हम क्यों पड़े? सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ किसी संकट में है? क्या योगी के विरोधियों का खेमा मजबूत हो रहा है? क्या सपा के मुखिया अखिलेश यादव और उनके पीडीए ने योगी की परेशानियां बढ़ा दी हैं? या फिर कुछ लोग मुगालते में हैं? जो लोग केवल तुष्टीकरण की राजनीति के दम पर सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, उनके सपनों को सड़ाने और गलाने का इंतजाम योगी ने कर लिया है। कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, सीएम योगी का एक बयान इस समय सुर्खियों में है। इस देश के बुद्धिजीवी अपने अपने तरीके से उसको परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है और उसके क्या मायने हैं? क्योंकि जब योगी ने कहा कि मेरे तो कपड़े ऐसे हैं कि लोग मानेंगे कि मैं अंधविश्वास को मानता हूं, लेकिन मैं आस्था में विश्वास करता हूं, सबकी आस्था का सम्मान करता हूं और अंधविश्वास कतई नहीं मानता। दर्शकों, सीएम योगी ने कहा कि मुझे बोला गया था नोएडा नहीं जाना है, तो मैंने कहा क्यों? क्या नोएडा यूपी से बाहर है? तो सामने से लोगों ने कहा कि नहीं साहब, यह मान्यता है कि अगर आप वहां जाएंगे तो एक दिन सीएम की कुर्सी से उतर जाएंगे। तो हमने कहा कि भाई, कुर्सी तो जानी ही है, फिर कुर्सी के मोह में हम क्यों पड़े? मैं जाऊंगा और मैं वहां पर गया। दर्शकों, सीएम योगी ने बताया कि मैं जब नोएडा गया तो पता चला कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां 4 लाख मामले बिल्डर्स और बायर्स के थे। आप सोचिए कि 15 से 20 साल पहले लोगों ने अपनी सारी कमाई बिल्डर को दे दी मकान खरीदने के लिए, और बिल्डर पैसा दबाए बैठा है। वो ना पैसा दे रहा है और ना मकान का कब्जा दे रहा है। वहां हाई राइज बिल्डिंग वो खंडर बन रही हैं। जब मैंने बायर से बात की तो वो रो रहे थे। मैं बिल्डर से मिला तो वो अलग से रो रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने पैसा लगाया है, लेकिन उस समय की सरकारों ने हमें पूरी तरह निचोड़ दिया है, हम में सामर्थ्य नहीं है। तो तब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सामर्थ्य हो या ना हो, उन्हें मकान तो देना ही पड़ेगा। आप मकान दीजिए, हम पॉलिसी बनाएंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि वो लोग जो परेशान थे, जिनको घर नहीं मिल रहा था, आज उन 4 लाख लोगों को मकान मिल चुका है। लेकिन मैंने वहां पे पहले बायर से मैं बातचीत किया, उन्होंने कहा उनकी रो रहे थे साहब, पूरी जीवन भर की हमने कमाई लगा दी, हमें मकान नहीं मिला है, हम बैंक से कर्जा भर रहे हैं, बैंक का कर्जा बढ़ता जा रहा है। मैं बिल्डर के साथ मिला तो बिल्डर अलग से रोए, कहते हैं साहब हमने पैसा लगाया, लेकिन उस समय की सरकारों ने हमें पूरी तरह निचोड़ दिया है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। मैंने कहा सामर्थ्य हो न हो, इन गरीबों को मकान तो देना ही पड़ेगा आपको। जो अथॉरिटी ये कहती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, आज उनके पास 6000 करोड़ का सरप्लस है। आज दुनिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट वहीं पर है। फिर मैंने अथॉरिटी से कहा, मैंने कहा कार्य पद्धति ठीक करो। हमने रिफॉर्म की, कार्रवाई प्रारंभ की, भ्रष्ट तत्वों को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 4 लाख लोगों को मकान दे चुके हैं। जो अथॉरिटी मेरे सामने कहती थी कि हमारे पास पैसा नहीं, हम तो कर्ज में हैं, आज उसके पास 6000 करोड़ का सरप्लस है। आज दुनिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट भी वहां पर है। ये अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे? ये वही लोग हैं
जो भारत की आस्था पर उंगली उठाते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति करने के लिए, समाज को जातियों में बांटने के लिए उसी नोएडा में गए हैं। दर्शकों, अगर सीएम योगी ये कह रहे हैं कि ये समाज को बांटने वाले लोग ये अपने प्रचार अभियान की शुरुआत उसी नोएडा से करते हैं जहां ये लोग ये कह रहे थे कि हम वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि कुर्सी चली जाएगी। जब प्रधानमंत्री मोदी वो प्रधानमंत्री बने पहली बार, तो उस समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं वहां पर आऊंगा, वहां कार्यक्रम होना है, तो इन लोगों ने मना कर दिया। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी अभी अभी प्रधानमंत्री बने हैं, कुर्सी चली जाएगी। दर्शकों, एक तरफ ऐसे लोग थे उस अंधविश्वास में जी रहे थे कि नोएडा जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी, दूसरी तरफ ऐसे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं जो कहते हैं कुर्सी कल जाती हो आज चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? कहा वहां सीएम नहीं जाते। तो मैंने कहा क्या नोएडा यूपी से बाहर है? कहा नहीं साहब, ये मान्यता है कि सीएम उतर जाएंगे कुर्सी से। तो हमने कहा भी कुर्सी से एक दिन कुर्सी को जाना ही है, तो कुर्सी के मुंह में हम क्यों पड़े? मैं जाऊंगा वहां जरूर, और मैं गया था। जनता ने चुना है काम करने के लिए, तो काम तो करना ही पड़ेगा। और दर्शकों, ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है, ये लोग नोएडा क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि वो जो इनका भ्रष्टाचारी तंत्र था, लूट लूट कर वो खजाना सारा का सारा खाली कर दिया था, यह बताया योगी आदित्यनाथ ने। दर्शकों, ये लोग आज उसी नोएडा में जाकर के वहां पीडीए की बात कर रहे हैं। जिस समय ये सरकार में थे तो ये लोग क्या काम करते थे? दर्शकों, सीएम योगी ने बताया कि जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उनके जो सीईओ थे, जब योगी ने उनसे मुलाकात करी तो उन्होंने बताया कि भैया हम तो कंगाल हो चुके हैं। एक ने कहा कि हमारे पास में 6,000 करोड़ का हमारे ऊपर कर्ज है, एक ने कहा कि 3,000 करोड़ का कर्ज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भैया मैं कहां फंस गया, ये तो पहले ही भिखमंगे हैं। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मेरे पास आए, उसके सीईओ आए, कहा साहब हम पे 6,000 करोड़ का कर्जा है। दूसरी अथॉरिटी से मैंने कहा, उसने कहा साहब हम पे 3,000 करोड़ का कर्जा है। तो मैंने कहा यार मैं कहां फंस गया हूं, तो सब भिखमंगे हैं। लेकिन उस समस्या का समाधान भी निकाला गया। कैसे निकाला गया? सीएम योगी ने उनसे मुलाकात करी। मुलाकात करने के बाद में उनको कहा कि हम रिफॉर्म करेंगे, हम नई नई पॉलिसीज बनाएंगे जिससे आपका फायदा होगा, और वो लोग जो अपने घर का सपना देख रहे हैं, जिन्होंने पैसा दिया है, उनका भी फायदा होगा। उनको घर मिल गया, जिनके ऊपर कर्ज था वो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। ये सब कैसे हुआ दर्शकों? उस इच्छा शक्ति से हुआ जो इच्छा शक्ति सामने वाले के पास में है नहीं, जो जनता को डराते हैं, अफवाह फैलाते हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों यह भी बताया, ये लोग आज विकास की बात कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। इनके समय में जेपीएनआईसी दर्शकों जिसका डीपीआर था 200 करोड़ का, उस पर इन्होंने 800 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो बिल्डिंग पूरी नहीं बन पाई। डीपीआर था उसका 200 करोड़ का, कितना खर्च हुआ? खर्च हो गया 800 करोड़, और अभी भी अधूरी है। यह है सपा का विकास का मॉडल। 200 करोड़ के प्रोजेक्ट में 800 करोड़ खर्च हो गए। किस मुंह से विकास की बात करते? इनको शर्म भी नहीं आती विकास पे इस प्रकार की चर्चा करने में। वो जेपीएनआईसी जिसके लिए ये कहते हैं कि हम जयप्रकाश नारायण जी जो समाजवादी नेता थे, हमने उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए समाजवादी पार्टी बनाई नेताजी ने, और दर्शकों उन्हीं के नाम पर भ्रष्टाचार। आज भी ये वही जेपीएनआईसी जाने के लिए दर्शकों वो एलडीए की बात नहीं मानते हैं, वहां के प्रशासन की बात नहीं मानते हैं। वो गेट के ऊपर से कूद करके जब प्रशासन रोकता है, बैरिकेडिंग करता है, जाकर के वहां नाटक करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि वो भ्रष्टाचार का पैसा वो वहां पर लगाया हुआ है। इसके अलावा दर्शकों गोमती रिवर फ्रंट, उसका डीपीआर था कितना? 300 करोड़। खर्च कितना कर दिया? 1400 करोड़। गोमती नदी में एक रिवर फ्रंट की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। डीपीआर कितने का था? 300 करोड़ का। खर्च कितना हो गया? 1400 करोड़ खर्च हो गया, और 17 में भी अधूरा। ये जो पैसा खजाने से खर्च हो रहा था,
क्या किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के खानदान ने पैसा जमा करके तब उससे खर्च कर रहा था क्या? ये प्रदेश के खजाने में, प्रदेश की जनता की जेब पर, उसकी गाड़ी कमाई पर डकैती है। ये डकैती। आप बताइए, एक प्रोजेक्ट है, हमने एक अनुमान लगाया है कि भाई हमारी सरकार काम करेगी, उस पर हम इतने रुपए खर्च करेंगे उस प्रोजेक्ट के ऊपर। वो जो अनुमान है वो कहां 300 करोड़, कहां 1400 करोड़। और ये लोग आज ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये लोग आज विकास की बात करते हैं। यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने। दर्शकों, समझने वाली बात यह है, ये जो समाजवादी पार्टी नोएडा से इन्होंने कहा कि भैया हमने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है, और ये लोग जो कहते हैं कि ये सामने वाले बटे हुए हैं, मतलब वो लड़ते हैं आपस में। समाजवादी पार्टी का तो दर्शकों ये उनका कहना ही यही है, उनके बड़े बड़े नेताओं का, ये बीजेपी वाले ही बीजेपी को हरवाएंगे। आप मुझे बताइए दर्शकों, उत्तर प्रदेश 70,000 करोड़ का रिवेन्यू सरप्लस, विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है। अभी 2 दिन पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। दर्शकों, यह सब कैसे हुआ? वो सोच किसकी थी? और ये लोग जो अपने टेन्योर में जो प्रोजेक्ट ये जिसकी शुरुआत करते थे उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, घोटाले पे घोटाले। और ये कहा उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है। यही कहा सीएम योगी ने, ये हमारी सरकार का सौभाग्य है, हम जिसकी नींव रखते हैं उसका लोकार्पण भी खुद ही करते हैं। उदाहरण के तौर पर जेवर एयरपोर्ट को लीजिए दर्शकों। और सबसे बड़ी बात, ये जो समाजवादी पार्टी की रैली थी उस पर लोग क्या कह रहे हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह बात है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिनको योगी का विरोधी कहा जाता है, वो क्या पंकज चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, क्या केशव प्रसाद मौर्य और क्या ब्रजेश पाठक, वो क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है, और वो लोग जो उस भीड़ में गए थे वो लोग क्या कह रहे हैं। दर्शकों, यह भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, वो मानसिकता क्या है यह भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। दर्शकों, ये देखिए, मैं सिलसिलेवार आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो यह जानिए अखिलेश यादव क्या हुंकार भर रहे हैं। वो कह रहे हैं दादरी एक शानदार शुरुआत है, अब होना पीडीए का इंकलाब है। जनता के जोश ने साबित कर दिया कि आए हुए और लाए हुए के बीच में क्या अंतर होता है। इनके मुताबिक जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर पहुंचे थे वो लाए हुए थे, और इनके हिसाब से इनके कार्यक्रम में जो पहुंचे हैं वो आए हुए हैं। जो हजारों लोग मैदान भर जाने के कारण अंदर नहीं आ पाए, बाहर सड़कों पर ही रह गए, उनको मेरा विशेष धन्यवाद, ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं। दर्शकों, ये फोटो डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए कितना भारी वहां पर जनसैलाब उमड़ा था और ये हमारी जीत यहां से ये तय हो जाती है, ये अखिलेश यादव का कहना है। दर्शकों, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की दादरी रैली ये सद्भावना नहीं बल्कि दुर्भावना रैली साबित हुई। ये रैली उस अराजक दौर की याद दिलाने का प्रयास थी जब कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में थी, अपराधियों का मनोबल ऊंचा था, आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस करता था। सपा बहादुर अखिलेश यादव की तुष्टीकरण की वही राजनीति फिर सामने आई जिसने कभी उत्तर प्रदेश को अराजकता, असुरक्षा के दौर में धकेला था। ये देखिए केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। दर्शकों, वो कह रहे हैं जनता साफ कह रही है, ना गुंडाराज चाहिए ना तुष्टीकरण, उसको चाहिए सुशासन, सुरक्षा, निरंतर विकास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि सत्ता की भूख में तिलमिलाए हुए समानता और भाईचारे का चोला ओढ़कर आज जो लोग मंचों से ज्ञान बांट रहे हैं उन्हें शायद ये भ्रम है कि जनता भूल चुकी है, परंतु सच्चाई यह है कि उनके शासन का, अराजकता का काल आज भी लोगों की स्मृति में जिंदा है। सपा का वो दौर जब तुष्टीकरण ही नीति थी, गुंडागर्दी व्यवस्था का हिस्सा वही लोग आज विकास और नैतिकता का पाठ पढ़ाने निकले हैं। लाल टोपी उस काले अध्याय की याद दिलाती है जब कानून बेबस था, अपराधियों का बोलबाला था। ये पंकज चौधरी कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष। ये किसकी तारीफ कर रहे हैं? कानून व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। किसने बदली वो व्यवस्था? योगी आदित्यनाथ ने बदली वो व्यवस्था। दर्शकों, जब ये प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये जो गुजरात लॉबी है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं,
गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके करीबी हैं पंकज चौधरी, और यहां योगी आदित्यनाथ पर नजर रखने के लिए उनको यहां पर भेजा गया है। ठीक ऐसा ही केशव प्रसाद मौर्य को कहा जाता है, उनको भी यही कहते हैं लोग कि ये भी अमित शाह के आदमी हैं। दर्शकों, ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस बात को तो समझना पड़ेगा। दर्शकों, ब्रजेश पाठक दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं अखिलेश यादव जी का एक ही विजन, एक ही लक्ष्य है, गुंडा राज, भ्रष्टाचार, जातिवाद के वही पुराने हथकंडों से सत्ता पाना। सपा का पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ही है। यह पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन कहता है? योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और यही ब्रजेश पाठक कह रहे हैं। दर्शकों, वो कह रहे हैं कि जनता समाजवादी पार्टी के कारनामों को भूली नहीं है। दंगों की आग में न जाने कितने बेटे अनाथ हो गए, कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई, बेटियां असुरक्षित थीं, बेटों का अधिकार छीना जाता था। लूट अपहरण के उस अंधकार के युग को जनता कभी भूल नहीं सकती। यानी जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ वही कह रहे हैं ब्रजेश पाठक, वही कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, वही कह रहे हैं पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। यह है टीम की एकजुटता। वो लोग जो ये सपना देख रहे हैं, ये बीजेपी वाले ही बीजेपी को हरवाएंगे। जो लोग ये कहते हैं ये डबल इंजन आपस में लड़ते हैं, वो लोग जो ये कहते हैं इनके डिब्बे भी आपस में लड़ते हैं। अब आप समझ जाइए दर्शकों कि उनकी तैयारियां कितनी हैं, दूसरी तरफ जो सामने बैठे हैं लोग सत्ता में, उनकी तैयारियां कितनी हैं। ये देखिए, ये कह रहे हैं ब्रजेश पाठक कि उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, विश्वास सिर्फ भाजपा के साथ में है। अब आप ये सोच लीजिए, ये तय कर लीजिए दर्शकों। और यहां सबसे बड़ी बात ये, जो सरसंघचालक है मोहन भागवत, वो योगी आदित्यनाथ से क्यों मिले हैं हाल फिलहाल पिछले महीनों में। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ वो जो समन्वय बैठक कर रहे हैं, संघ के जो कार्यकर्ता हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनके साथ में कहां कहां मिले हैं ये देखिए। सबसे पहले गाजियाबाद में, फिर कानपुर में, फिर आगरा में, गोरखपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में। ये सब वहां क्या हो रहा है? इन कार्यक्रम में अगर पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ तो क्या हो रहा है दर्शकों? इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य 2027 के चुनावों के लिए संगठन मजबूत करना, कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनना, मंत्री विधायकों की कार्यशैली पर फीडबैक लेना, सरकार संघ भाजपा के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। योगी ने इन दौरों के दौरान संघ के कार्यकर्ताओं से जमीनी फीडबैक ली, मंत्रियों को निर्देश दिए जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलें। और जो कुछ पुरानी बैठक हैं दर्शकों, वो जो सरसंघचालक के साथ में योगी आदित्यनाथ की, वो भी बहुत कुछ संदेश देती हैं। क्योंकि उस बैठक के बाद में ये कहा गया था 27 में योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और जो कोई भी योगी का विरोधी बनेगा, भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसको बागी मान लिया जाएगा। ये संघ का कहना था दर्शकों। अब आप सोचिए वो कौन लोग हैं जो तुष्टीकरण के दम पर वो सरकार में आने की बात करते हैं, और ये क्यों कह रही है सरकार कि ये जब भी आएंगे तो पहचान का संकट खड़ा करेंगे। दर्शकों, ये देखिए, एक ये भाई वहां पर पहुंचा हुआ था, पत्रकार इनसे बात कर रहे थे रैली में, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, कोई बोला तो ठोक देंगे। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता हैं। आप इन शब्दों पर गौर करिए दर्शकों। और ऐसे वो निशाना बनाते हुए ठोकने वाली मुद्रा में ऐसे ये कहते हैं, भाई साहब इतने बड़े कलाकार हैं इनके कार्यकर्ता जो हैं, खुलेआम कह रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि वो जो भीड़ है उसकी मानसिकता क्या है, किस प्रवृत्ति के लोग हैं। यही तो बार बार कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, बार बार इसी बात को कह रहे हैं। ये तो आपको तय करना होगा, ये तो आपको समझना होगा कि कौन क्या काम करता था और कौन क्या काम कर रहा है, भविष्य में कौन क्या करेगा। 2047 विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, कोई तो इसकी बात कर रहा है और कोई ठोकने की बात कर रहा है। जैसे बिहार में चुनाव नहीं थे, वो क्या क्या दर्शकों गाने नहीं बना दिए थे, और फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बोला मंच से,
तो उनको बुरा लग गया, ये कट्टे की बात कैसे कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये कट्टे की बात कर नहीं रहे हैं, ये कट्टा बना करके दिखा रहे हैं, ये ठोकने की बात कर रहे हैं। वो कौन कहता है कि हम एनकाउंटर का बदला लेंगे? वो कौन कहता है कि हम अतीक अहमद की हत्या का बदला लेंगे? प्रोफेसर साहब रामगोपाल यादव जी, चाचा, वो कहते हैं बदला लेंगे हमारी सरकार बनेगी तो। वो कौन लोग हैं जो धमकी देते हैं मंचों से कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पुलिस वालों का एकदम से ट्रांसफर नहीं करना है, चुन चुनकर पहले बदला लेना है, उसके बाद में ट्रांसफर करेंगे। सोच देखिए दर्शकों, सोच क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है दर्शकों। लेकिन समझने वाली बात यह है, वो जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता लगा दिए गए वहां भीड़ जुटाने के लिए, और वहां भी अलग अलग जातियों में विभाजित करते हुए जो भाषण दिए गए हर नेता के द्वारा, कोई भी नेता हो, कोई गुज्जरों की बात कर रहा है, कोई जाटों की बात कर रहा है, या आप समझ जाइए ये कहानी क्या है और क्या करना चाहते हैं। वही तुष्टीकरण वाली राजनीति कि एक जो आपका वोट बैंक है वो फिक्स्ड है, और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये लोग एक हो सकते हैं, उनको बांट दो। और कौन सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है और कौन पीडीए की बात कर रहा है। और ये पीडीए क्या है दर्शकों, जो बीजेपी के नेता बता रहे हैं, आप समझ लीजिए। लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं दर्शकों, वो कह रहे हैं कि जालीदार वालों को सफाई टोपी पहनाकर भीड़ दिखा दी गई और हिंदू को जातियों में आपस में विभेद करने की सारी तैयारी अखिलेश यादव नोएडा से करके गए हैं। इनके चुनाव का समीकरण भी यही है कि जालीदार टोपी को एक रखकर जेब में डालो और हिंदुओं को बांट दो। ये लोग लिख रहे हैं दर्शकों कि ये कहानी पूरी आप समझ लीजिए। जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है जो केवल विभाजनकारी विखंडनकारी राजनीति करते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। इनकी मंशाएं वही हैं, इनके चेहरों को पहचानो। तो पहचानना आपको है दर्शकों। और आपको क्या लगता है कि आज जो कुछ हो रहा है, विकास आगे बढ़ रहा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हाईवे उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा मेट्रो उत्तर प्रदेश में चलती हैं, देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में चली, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में। बाबा ये कहते हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर रहे हैं यही विकास की नींव है। आगे हमें बढ़ना है तो हमें इस पर सोचना ही पड़ेगा। लेकिन सामने वाले क्या कह रहे हैं दर्शकों, वो ठोकने की बात कर रहे हैं, वो बदला लेने की बात कर रहे हैं। बदला, आप समझ रहे हैं बदला दर्शकों, बदला वो कितना खतरनाक होता है। अभी एक फिल्म आई धुरंधर द रिवेंज, दर्शकों बदला, आप समझ लीजिए हर चीज से दिक्कत। और फिल्म में अतीक अहमद को दिखा दिया, उससे दिक्कत। कभी सिलेंडर को लेकर के कहेंगे ये एलपीजी लापता गैस है, वो पता नहीं भारत की सरकार क्या कुछ वहां तिगड़म कर दे रही है दर्शकों। वो किसी के जहाज में झंडा लगा करके वो कौन कौन से जहाज आ जा रहे हैं, क्या कुछ कर रही है सरकार। लेकिन दूसरी तरफ केवल पेट्रोल डीजल को लेकर के लाइनें लगाते हुए वहां फोटो दिखाई दे रहे हैं, उनके सोशल मीडिया पर वीडियोस दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ सरकार लगातार ये कह रही है अफवाहों से सावधान रहें। ये जो राजनीति है, ये राजनीति करने का जो तरीका है उसको तो समझना पड़ेगा। यही समझा रहे हैं बार बार योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम। दर्शकों, आज अगर मैं उनकी टीम कह रहा हूं तो आप ये मान करके चलिए कि चाहे वो उप हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, लोग कुछ भी कहते रहे। देखिए, लोगों की जो दिनचर्या है उसकी शुरुआत उसी से होती है। जिनको केवल योगी की कुर्सी या तो हरवाने या हटाने की बात करते हैं, उससे आगे वो बढ़ नहीं सकते। दिन की 10 वीडियो बनाएंगे, 10 की 10 में वो केवल हरवाने की बात करेंगे या फिर हटवाने की बात करेंगे, सरकार को गिराने की बात करेंगे। इसके अलावा कुछ बात उनके पास में है नहीं, एजेंडा चलाने के लिए कुछ है नहीं। वो वास्तविकता नहीं है। हकीकत क्या है ये तो आपको जानना ही पड़ेगा दर्शकों। राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। और ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ, हम जिएंगे तो देश के लिए, हम मरेंगे तो देश के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि है।
दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, और हमारी आपसे गुजारिश है दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं दर्शकों। ऐसे ही हमारी ताकत को बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे बढ़ेंगे, हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम इस राष्ट्र की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।